नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम बात कर लिए थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किस तरह से मेटल में या कंडक्टर में, सॉलिड कंडक्टर में किस तरह से जो चार्ज है मूव करते हैं, किस तरह से हमको मोशन होता है चार्ज का और करंट मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस का। तो अगर आपको टेंथ क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट याद है तो रेजिस्टेंस का जिक्र तब हुआ था जब ओम्स लॉ आया था। एक बार रिवीजन के तौर पे ओम्स लॉ आप याद कर सकते हैं कि ओम्स लॉ में क्या बोला गया था कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कंडक्टर है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कंडक्टर के एंड के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंडक्टर से पास करता हुआ करंट के लिए, है ना। तो सिंपली ओम्स लॉ क्या बोलता था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है करंट के। और फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है आर, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और यहाँ से हम रेजिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस को बोल सकते हैं रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। ठीक, तो ये बात हुआ था टेंथ क्लास में ओम्स लॉ में। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस का। तो एक कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस का बात किया जाए तो हम देख रहे हैं कि वो किसका रेशियो है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरह से अगर कंडक्टर का हम जो डायमेंशन है अगर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल के लिए हम एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसका एक लेंथ है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका यूनिफॉर्म है, और वो क्रॉस सेक्शन एरिया हम दिखा रहे हैं ए से, है ना। तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक कंडक्टर ले लिए जिसका लेंथ आपको एल है। ठीक, चलिए पहला डायमेंशन चेंज करते हैं, एक सिमिलर कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, वो भी एल लेंथ का और सिमिलर क्रॉस सेक्शनल का एरिया का ए का, और उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये जो कंडक्टर है अगर इसके थ्रू आई करंट जा रहा है और इसके एंड, दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी है, तो जो अब नया कंडक्टर लिए हम जो एकदम सिमिलर है लेंथ में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, अगर उसको इस तरह से हम ज्वाइन करते हैं तो अभी भी इस दोनों कॉम्बिनेशन से जो करंट पास कर रहा होगा वो आई होगा। ठीक है, अब जो पोटेंशियल है, तो पहले कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो वी था, दूसरे कंडक्टर का भी, वो सिमिलर कंडक्टर है तो उसका भी जो पोटेंशियल होगा वो वी होगा। ठीक है, दोनों के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा सम अप करके आपको 2v। तो अब अगर रेजिस्टेंस का बात किया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस करंट का रेशियो, यहाँ पोटेंशियल था 2v, करंट सेम था i, तो मेरा क्या आ गया रेजिस्टेंस पिछले वाले रेजिस्टेंस का 2 टाइम्स, है ना। तो अगर हम देखें कि लेंथ 2 टाइम्स बढ़ा है तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स बढ़ गया। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे, जितना टाइम से हम लेंथ बढ़ाएंगे उतना टाइम से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि वही कंडक्टर है जिसका हम अभी लिए थे लेंथ एल और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, अगर उसका जो एरिया के अलॉन्ग, लेंथ के अलॉन्ग हम इसको डिवाइड कर दे दो इक्वल पार्ट में, जिसका सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाए, लेंथ सेम रहे। ठीक, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया तो जो अब करंट है वो भी अब हाफ हो जाएगा। ठीक है, करंट जो है अगर एक कंडक्टर से बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि एक तरह से दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, लेकिन जो करंट है वो क्या हो जाएगा, अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, सेम रहेगा v। तो करंट कितना हो गया मेरा, करंट अब जब इसको हाफ डिवाइड किए, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया को डिवाइड किए, तो करंट मेरा हाफ हो गया, पोटेंशियल सेम है, तो जो दोनों का रेशियो हो गया उससे हमको नया रेजिस्टेंस कितना मिला, 2r, दुगना। तो देखिए कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम घटाए, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ किए तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया, यानी कि जो आपको रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो पहला हमको निकला कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये डायमेंशन चेंज करके हम देख लिए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको अगर हम चेंज कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस पे ये फ़र्क पड़ सकता है कि बोल सकते हैं हम रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक जनरल से बात है, एक कांस्टेंट आएगा जो कि है यहाँ पर रो, जिसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। मतलब कि रेजिस्टेंस तीन चीज़ चेंज करके किया जा सकता है। किसी चीज़ का रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना घटाना या कुछ करना है तो तीन चेंज आप कर सकते हैं, या तो मटेरियल चेंज कर दीजिए यानी कि रेजिस्टिविटी, या फिर लेंथ, या फिर एरिया। तीन तीन चीज़ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसको हम आराम से समझ सकते हैं। पहले जो हम कॉन्सेप्ट आपको दिखाया, कंडक्शन में कॉन्सेप्ट दिखाया कि रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हो रहा था, कि जब जो इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है, तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एटम के एकदम अप्रॉक्सीमेटली पास रहता है या एटम से टकराता है। अब जो एटम से वो टकराता है तो उसका जो मोशन है उसमें वो क्या है, एक तरह से बाधा क्रिएट कर रहा है, एक तरह से उसको मोशन को दिक्कत पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है मोशन को, है ना, उसका स्पीड को रोक रहा है, और इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम उसको देखें कि वो जो मोशन में दिक्कत आ रहा था, ठीक है, एटम के टकराने के चलते, ठीक है, वो रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से डिपेंड करेगा लेंथ पर। ठीक है, लेंथ पर जैसे आप उसके कॉन्सेप्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हम देखे थे कि इस तरह का कंडक्टर था, इसमें ढेर सारे एटम थे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा था। ठीक है, और इससे अगर किसी एटम से टकरा रहा था तो उसको ये प्रॉब्लम आ रहा था, है ना, कि उसका मोशन में वो स्लो हो जा रहा है, टकरा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो एवरेज मोशन जो है इलेक्ट्रॉन का वो इस इंट्रैक्शन के चलते, इस टकराने के चलते स्लो हो जा रहा था। ठीक है, तो आप सोचिए अगर लेंथ इंक्रीज किए तो आप क्या किए, उसके रास्ता में आप और ढेर सारे आइटम ला दिए। ठीक है, और ढेर सारे आइटम ला दिए, अब वो और ज़्यादा चीज़ से टकराएगा। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ से टकराएगा तो क्या हो गया, अब उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा चीज़ से टकराना है, मतलब वो ज़्यादा टकराएगा, ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसलिए आप समझ सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार ऐसे समझ सकते हैं कि इसलिए लेंथ बढ़ाने से आपको जो है रेजिस्टेंस बढ़ गया। एरिया बढ़ाने से वैसे ही आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है। तो आपको इस तरह से हम लिए, हम, ठीक है, एक कंडक्टर लिए, इसका एरिया बढ़ा दिए, है ना। पहले मान लीजिए इसमें जो जो भी आइटम हो, है ना, अब इसमें हम कुछ और आइटम ले लिए, एरिया बढ़ा दिए। अब एरिया बढ़ा दिए तो आप फिर से बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर भी तो मॉलिक्यूल बढ़े है लेकिन आपकी रेजिस्टेंस क्यों नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सा बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले इसके पास इतना ही इलाका था मूव करने के लिए, मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन एक ट्रक है, ठीक है, और वो ये रोड है, कंडक्टर एक रोड है, तो इस पे उसको चलने के लिए अभी वन वे पाथ था। जैसे ही हम उसका एरिया बढ़ाए तो अब उसको क्या हुआ कि उसको और ज़्यादा पाथ मिल गया। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, वन वे के कंपैरिजन में टू वे जो होता है उसमें ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल सकता है, ज़्यादा गाड़ी आपको क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से एरिया बढ़ाने पे अब ज़्यादा क्या होगा आपको, कि क्या मूव करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसलिए आपको करंट ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, या आप अगर एरिया घटा रहे हैं, एरिया आप घटा रहे हैं तो आपको क्या होगा कि करंट कम मिलेगा। ठीक है, एरिया घटाएंगे तो करंट कम मिलेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो करंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और उसी के अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए एरिया पे रेजिस्टेंस का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी साइन हम यहाँ से समझ सकते थे, है ना। मॉलिक्यूलर लेवल में हम लोग बात किए थे कंडक्शन के समय में भी, तो अब भी आप समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल से ये क्यों जो है रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है और एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। ठीक है, अब यहाँ रजिस्टिविटी जो मटेरियल प्रॉपर्टी है उसको भी आप समझ सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल लेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप का पैकिंग होगा, है ना। ठीक है, तो अलग अलग जैसे आप मटेरियल ले रहे हैं, मान लीजिए आपने ये कोई मटेरियल लिया ए, ठीक है, मटेरियल लिया ए,
इसमें मान लीजिए पैकिंग है इस तरह से कि इतना एरिया में 6 आपको एटम पैक्ड है, जबकि कोई और मटेरियल लिया बी जिसमें आपको 2 ही एटम है उतने इलाका में। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो हमको अलग मिल सकता है। तो इस तरह से जो रेजिस्टिविटी है आपको कैसे मटेरियल प्रॉपर्टी इसको भी आप मॉलिक्यूलर लेवल पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम समझ लिए कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है ओम्स लॉ से, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, और तीसरा चीज़ रेजिस्टिविटी पे कैसे डिपेंड करें। अब आते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। जो हम लोग कंडक्शन में बात कर रहे थे कि कंडक्शन में हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव जो कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले उसका एक रैंडम मोशन था। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसका एक जो भी मोशन है पहले से थोड़ा ज़्यादा यूनिफॉर्म हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% यूनिफॉर्म हो गया, सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, ऐसा नहीं हमको दिखाई दे रहा था और ना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये आता है कि ये जो मोशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई के होने के बाद, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खास अमाउंट, एक खास स्पीड से, एक एवरेज स्पीड से जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा था एक डायरेक्शन में। उसी एवरेज स्पीड को एक तरह से हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए उसी का हम बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात करते हैं। हाँ, उसके पहले सॉरी एक पॉइंट मिस हो गया था। तो मेरा रेजिस्टेंस आ गया, अभी डायमेंशन के अनुसार मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया था, इस पर हमको बात करना था। एक टॉपिक छूट रहा था मेरा, पहले इस पे बात कर लेते हैं फिर आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो हाँ, रेजिस्टेंस मेरा आ गया डायमेंशन के टर्म में। तो अब ओम्स लॉ में हम रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो डायमेंशन के टर्म में लिख सकते हैं। तो डायमेंशन के टर्म में अगर हम लिखें और मॉडिफाई किए ओम्स लॉ को, तो हम ओम्स लॉ को ये बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम रो एल बाई ए जो है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू रखे यहाँ से। ठीक, अब एक क्वांटिटी है जिसको इंट्रोड्यूस करना है, वो है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी आपको होता है करंट पर यूनिट एरिया, है ना। करंट पर यूनिट एरिया आपको होता है करंट डेंसिटी, जिसको हम जे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? करंट पर यूनिट पर यूनिट एरिया, यानी कि आई बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो यहाँ पर जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है ना, आपको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आई बाई ए आपको मिल सकता है। तो इस टर्म को अगर मॉडिफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? करंट डेंसिटी जे इंटू रो इंटू एल। तो वी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? मॉडिफाई होके जे रो एल। फिर अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट याद होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में जो वी होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू लेंथ या डिस्प्लेसमेंट एल, है ना। अगर लेंथ हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर जो लेंथ है वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, तो ई इंटू एल होता था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे यहाँ पर इक्वेशन को, और हमको मिल जाएगा टर्म वी के जगह ई एल रख दिए, आई बाई ए की जगह जे रख दिए करंट डेंसिटी, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी में एक रिलेशन हो गया। इस रिलेशन को थोड़ा सा और हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साइड चेंज किए तो मेरा जो 1/रो हुआ, यानी कि 1 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की टर्म में हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी जे इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगर रेजिस्टिविटी की टर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टिविटी की टर्म में हम सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी। ठीक, रेजिस्टिविटी। ठीक, इस पे कुछ एग्जांपल हम आगे देखेंगे, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ लेते हैं ना। तो हाँ, हम अभी बात कर रहे थे, थोड़ा सा बीच में टॉपिक हम चेंज, उसको मॉडिफाई, इक्वेशन को फिर से मॉडिफाई करके दो नया रिलेशन निकाले, उसको आगे भी हम यूज करेंगे। फिलहाल बात हो रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम क्या बात किए कि जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो एवरेज जो मोशन था, मतलब हर पार्टिकल मूव तो कर रहा था लेकिन इस तरह से उसका रैंडम मोशन था, जो कि यहाँ हम जिग जैग पाथ से दिखा रहे हैं।
ठीक है, इस तरह से इतना रैंडम मोशन था कि अगर ओवरऑल सारे जितने पार्टिकल हैं सबका अगर हम सम करें, एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो कितना आएगा? अगर n पार्टिकल है और हर पार्टिकल किसका वेलोसिटी अलग अलग है, vi, है ना, सबका समेशन करेंगे तो लगभग मेरा जो इनिशियल कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी था वो जीरो आ रहा था। मतलब मूव तो कर रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो जीरो था। मतलब वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको नहीं बोला, सॉरी, वेलोसिटी जो था, एवरेज वेलोसिटी, वो जीरो था। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको फोर्स लगाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा? आपको आपको फोर्स लगाएगा Q इंटू ई, फोर्स लगाएगा। यहाँ पर Q कितना हो जाएगा? चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि हम यहाँ पर कितना फोर्स बोल सकते हैं? ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहाँ पर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये फोर्स एक एक्सेलरेशन देगा, और वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम, ठीक है। इतना एक्सेलरेशन जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नया नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए उसके चलते यहाँ पर जो पार्टिकल है उसमें एक एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अब अगर किसी आई टाइम पर हम बात किए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अगर हम बात किए कि वेलोसिटी क्या होगा, तो हम फॉर्मूला जो है वेलोसिटी का v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला से हम यहाँ पर दे सकते हैं कि आई टाइम पर, है ना, किसी इंस्टेंट टाइम आई पर हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी अगर हमसे पूछा तो कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी वी आई माइनस किसी एक पार्टिकल अगर बात किए, है ना, तो उसका वेलोसिटी इतना हो जाएगा, ठीक है, यू प्लस ए टी के फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस में था, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ गया, प्लस साइन नहीं आया, ठीक है, इसको समझ सकते हैं आप। तो ये हो गया एक पार्टिकल का वेलोसिटी। पूरे जो ढेर सारे, अब उसमें तो एक पार्टिकल है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं कंडक्टर में, तो सबका एक एवरेज निकाला जाए। तो एवरेज अगर बात किया जाए तो चलिए हम एवरेज बात कर लेते हैं। यही जो एवरेज स्पीड होगा पूरे पार्टिकल का, है ना, जो पूरे पार्टिकल एक एवरेज स्पीड से जो मूव कर रहे होंगे, एक वेलोसिटी से जो मूव कर रहे होंगे, सॉरी स्पीड हम बार बार बोल दे रहे हैं, एवरेज स्पीड से या वेलोसिटी या बोल सकते हैं, क्योंकि एक खास डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो जो एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो जो मेरा एक पार्टिकल का निकला था, अब हम उसी को क्या कर लेते हैं, एवरेज सारे पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सारे पार्टिकल के लिए करने का मतलब है, अब हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक, ये हम पहले निकाल चुके हैं कि इनिशियल कंडीशन में एवरेज जो वेलोसिटी है सारे पार्टिकल का वो कितना था? ज़ीरो था, ठीक है। यहाँ एवरेज टाइम जो है वो उसको हम टाउ मान लिए। क्या ये एवरेज टाइम है बिफोर किसी कोलिजन से? क्योंकि यहाँ पर होता ही है कि भले बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मोशन होता है, लेकिन कोलिजन भी होते रहता है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करे या एटम से कोलाइड करे, कभी ना कभी कोलाइड तो करेगा ही। तो सबका एक एवरेज ले लेते हैं कि कोलिजन से पहले सबका एक एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो एक एवरेज टाइम ले लिए, उसी टाइम में हम बात कर रहे हैं कि जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एक तरह से सारे पार्टिकल का एक एवरेज वेलोसिटी जिससे वो मूव मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, जिसको हम जनरली करंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से हमको पार्टिकल जो है मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से कि एवरेज स्पीड जो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन जिससे मूव कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक आध दो इक्वेशन को बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें करंट का, और रिलेशन बात करें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो इसका रिलेशन बात करें कि फॉर एग्जांपल डेल्टा टी टाइम्स हम मानते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम्स में करंट क्या था असल में। आपको याद होगा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, सॉरी पर यूनिट टाइम किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो किसी एरिया से अगर बात करें करंट के टर्म में कि किसी एरिया से डेल्टा टी टाइम्स में कितना चार्ज मूव किया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि करंट जो है वो हम लिखते थे क्यू बाई टी। यहाँ से हम क्यू लिख सकते हैं आई इंटू टी, कितना चार्ज मूव किया।
करंट के टर्म में। अगर इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में अगर हमको लिखना हो कि कितना चार्ज मूव किया, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज जो हो जाएगा कितना को, एक मिनट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में अगर हम करंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं करंट कितना हो जाएगा आपको, चार्ज चार्ज क्यूब इनटू आपको हो जाएगा एरिया, ठीक है, कि कितना चार्ज, एरिया और वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, करंट जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि करंट हम क्या डिफाइन कर रहे थे कि करंट है कि पर यूनिट टाइम पर कितना चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर क्यू जो चार्ज है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पता है n है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा मेरा एन ई, है ना, एन ई हो जाएगा। और वो एन ई चार्ज एरिया ए से मूव कर रहा है, तो एरिया ए से टोटल कितना चार्ज मूव कर रहा है आपको, एरिया ए से एन ई इंटू ए, और उसका जो वेलोसिटी है वो है वी डी। तो आई को हम लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर हम पुट कर दिए, ठीक है, इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट कर दिए, आई क्या जाएगा एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो हम निकाल चुके हैं, आपको वैल्यू पहले उसको यहाँ पुट कर दिए। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेरा आया था वैल्यू, जो आपको अगर याद होगा तो कितना आया था, ई इंटू ए बाई एम इंटू टाउ टाउ आया था, ठीक है। तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो यहाँ पर मेरा हो गया ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो, उसको हम पुट करने के बाद ये इस टर्म में लिख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो यहाँ पर जो इधर हमको दिखाई दे रहा है ए, ठीक है, उसको अगर हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा आई बाई ए, अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। और आई बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, आई बाई ए को हम लिख सकते हैं, आई बाई ए को लिख सकते हैं करंट डेंसिटी जे। तो आई की जगह हम जे को पुट किए, तो मेरा जो इक्वेशन मॉडिफाई करके आ गया वो कितना हो गया, जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ ई, ठीक है। या इसको मॉडिफाई थोड़ा सा और करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो जे है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों जो है पैरेलल है, तो इसको सिंपल अगर फॉर्म में लिखा जाए तो करंट डेंसिटी जे इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है हम एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पर मेरा जे और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आ गया। पहले भी एक बार मेरा आया है, लेकिन वहाँ पर जो रिलेशन आया था ओम्स लॉ से, जो रिलेशन आया था वो क्या आया था मेरा, मेरा रिलेशन वो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू आपको आया था रो जे, ठीक है, वहाँ रेजिस्टिविटी के टर्म में आया था। यहाँ पर मेरा जो जे का वैल्यू है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आया है ना। तो यहाँ पर मेरा कितना है, यहाँ पर आप जे इक्वल टू देख सकते हैं एन स्क्वायर बाई एम टाउ ई, ठीक है। तो मेरा रिलेशन, मेरा करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर रिलेशन देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम निकाल लिए, ठीक है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट कर लिए, ठीक। और हम देखें कि डायमेंशन पे किस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक में थोड़ा क्लियर हो जाए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि एक क्या है, कॉपर वायर है, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है वो 1.02 mm है, ठीक है। उसमें एक करंट जा रहा है 1.67 एम्पियर का, ठीक है। ये उस लैंप को पावर कर रहा है, जिसका कितना पावर का है वो लैंप, 200 वाट का है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है इसमें, पर क्यूबिक मीटर में आपको है 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन है इसमें। सबसे पहले हमको निकालना है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी होता है जे, ठीक है। करंट डेंसिटी जे जो है होता है आई बाई ए, तो यहाँ पर तो हमको करंट पता है आई,
है ना। एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ये कॉपर वायर है तो एक तरह से सिलेंडर है, तो कौन सा एरिया लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि एक तरह का सर्कल है, तो कितना हो जाएगा आपको, पाई आर स्क्वायर, है ना। और डायमीटर के टर्म में डी/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर तो जो डायमीटर है वो दिया हुआ है, तो एरिया निकाल लिए, तो सिंपली मेरा जे निकल जाएगा, जे I/A का रेशियो होता है ना, करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया। तो मेरा जे निकल गया, करंट का वैल्यू दिया था 1.67 एम्पियर, और एरिया हम कैलकुलेट किए 8.17 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी इतना आ गया। दूसरा हमको निकालने के लिए बोला है ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड निकालने के लिए हमको दिया हुआ है आपको करंट सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसका डेंसिटी कितना है पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो और हमको ड्रिफ्ट स्पीड पता है, ड्रिफ्ट स्पीड अगर हमको निकालना है तो हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हम तो एक टर्म जो निकाले हैं वो हम क्या निकाले हैं, अगर देखा जाए तो हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाले हैं अभी, वो निकाले थे एन ई इंटू ई बाई तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा कितना है, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। लेकिन वहाँ हमको ना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ना मास बात किया है, और ना ही हमको जो एवरेज टाइम है टाउ वो पता है। तो अब देखते हैं कि दूसरा और कौन टर्म में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि जब हम करंट और ड्रिफ्ट के टर्म में हम जब निकाले थे करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, तब वहाँ पर हम करंट का जो वैल्यू आई है उसका वैल्यू कितना हम निकाले थे, चार्ज एन इंटू क्यू चार्ज वी डी इंटू ए, ठीक है, ये निकाले थे हम, ठीक है। वहाँ पर आई का हम बात किए थे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अगर ए को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज दिए तो मेरा आई बाई ए हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं जे इक्वल टू एन क्यू, ठीक है, आपको एन क्यू बाई सॉरी इन टू वी डी, ठीक है। ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम करंट के टर्म में निकाले थे। तो यहाँ मेरा जे निकला हुआ है ना, यानी करंट डेंसिटी मेरा निकला हुआ है। और हमको क्या क्या वैल्यू पता है, हमको एन पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, हमको पता है कि जो चार्ज है उस पर वो कितना है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हमको चार्ज भी पता है। और
तो सिंपली यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा यहाँ पर हम जब अगर निकालेंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, एन क्यू जो सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया, जे बाई एन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यू है वो क्या है, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज 1-1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। और नंबर कितना है, एन जो है यहाँ नंबर ऑफ चार्ज है, जिसको जो हमको दिया हुआ था चार्ज डेंसिटी करके वहाँ पर दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ चार्ज हमको पता चल गया। ठीक है, तो सिंपली मेरा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इस टर्म में निकल गया, करंट डेंसिटी और चार्ज का वैल्यू यूज करिए। एक और प्रॉब्लम हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये वैल्यू मेरा आ गया, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हम सिर्फ बात करते हैं कॉन्सेप्ट के क्या क्या मेथड आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, सेम कॉपर वायर है जो पहले हम लिए थे, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको इस बार कैलकुलेट करके दे दिया है, हम लोग वहाँ निकाल भी लिए थे। इसमें करंट अभी सेम है, फिर हमें क्या निकालना है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, मैग्नीट्यूड की वायर में कितना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप दो रिलेशन हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी तो वहाँ हम निकाल के रखे हुए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि अगर जो दो पॉइंट है वायर में वो 50 मीटर अपार्ट है ना, तो दोनों का पोटेंशियल, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और रेजिस्टेंस कितना होगा वायर का। ठीक, तो ये दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ को हम मॉडिफाई किए थे, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और करंट डेंसिटी जे में रिलेशन आ गया था, वो कितना था, रेजिस्टिविटी रो इंटू जे। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर हम कहीं से निकाल सकते हैं, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो कैलकुलेट आपको करना नहीं है, तो ये वैल्यू आपको जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम टेबल यूज करके कहीं से इसको निकाल लेते हैं। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, हम लोग करंट डेंसिटी जे निकाल चुके हैं पिछले प्रॉब्लम में। ठीक है, तो यहाँ पर बस रेजिस्टिविटी का हम वैल्यू रखेंगे और मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो है कॉपर वायर का टेबल से देख के हमको पता चला कि वो है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, तो वैल्यू रख दिए। ठीक, करंट डेंसिटी वहाँ निकाल के रखे थे, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया था, तो आई तो दिया हुआ था मेरा करंट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, तो दोनों के टर्म में यहाँ पर रख दिए, जे को यहाँ पर आई बाई ए कर दिए और वैल्यू रखे, तो मेरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया। ठीक है, अब दूसरा पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रिलेशन पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट एल। तो यहाँ पर जो कॉपर वायर का आपको लेंथ होगा, ठीक है, वो दिया था कि दो पॉइंट जो कॉपर वायर में कितना मीटर से पार्ट है, 50 मीटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा निकला हुआ है, तो आराम से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा ई इंटू एल करके। ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकला हुआ था, क्वेश्चन में मेरा लेंथ दिया हुआ है, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया। फिर अगला बात क्या किया था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद पूछा था रेजिस्टेंस कितना होगा, और शायद क्या पूछा गया था, एक बार देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग निकाले, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा कि रेजिस्टेंस हम का वैल्यू अगर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि आर का जो वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं, रो एल बाई ए करके निकाल सकते हैं। दूसरा एक और आर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, अगर बात करें तो वी बाई आई करके भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर रो एल बाई ए करके निकाले तब भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको लेंथ और एरिया पता है, और वी बाई आई करके निकाले तब भी निकाल सकते हैं। तो जो आपको तरीका लगे आसान वो यूज कर लीजिए, क्योंकि सारा वैल्यू दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए लेंथ और एरिया के टर्म में निकाले, क्योंकि लेंथ भी हमको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, रेजिस्टिविटी पता है, उसके टर्म में भी निकाल सकते हैं। या तो हम फिर सिंपली ओम्स लॉ में, क्योंकि मेरा पोटेंशियल तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैलकुलेट हो चुका है, यहाँ वैल्यू रख दिए, क्वेश्चन में मेरा करंट का वैल्यू दिया हुआ था, तो इस तरह से रेजिस्टेंस निकल गया। तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं आपको। तो इस टॉपिक में थोड़ा सा यही देख सकते हैं कि आपको थोड़ा इक्वेशन आपको याद रखना होगा, जनरली रिलेशन आपको याद रखना होगा, पिछले रिलेशन यहाँ पे देखें कि हम बहुत सारा पहले का रिलेशन यूज कीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन था वो इलेक्ट्रोस्टैट वाला पार्ट में हम पढ़े थे, और ओम्स लॉ भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका रिलेशन यूज किए। थोड़ा सा यहाँ पर मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक नया टर्म आया,
उसके टर्म में हम क्वेश्चन देखें। तो सिंपली इस तरह का कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज इतने ही रखते हैं। अगला टॉपिक में हम बात करेंगे मोबिलिटी और ओम्स लॉ का लिमिटेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।